चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मीनिंग मास का सेंटर। सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है। यहां पे सेंटर ऑफ मास का मतलब उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। सेंटर ऑफ मास का मीनिंग है वो पॉइंट जिस पे हम पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ये हमारा टॉपिक है। पहले मैं सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं हम इसके बारे में, एक दो स्टेटमेंट, फिर उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि मे और may not be located on system, जो कि सिस्टम पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, एंड whole mass can be assumed to be concentrated on it। इस पे पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, अब ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट क्यों है? इमेजिनरी पॉइंट इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे कुछ हो। वो पॉइंट स्पेस का भी कोई पॉइंट हो सकता है, हमें ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए छत में पंखा लटका हो, पंखे के सेंटर से 1 मीटर नीचे पॉइंट हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये चौक है, इस चौक से 10 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम इमेजिन कर सकते हैं, जबकि यहां पे कुछ नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसको पहले इमेजिनरी पॉइंट लिख दिया गया। दूसरी चीज, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो सकता है उस बॉडी के बाहर भी हो। फॉर एग्जाम्पल रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे होगा, जबकि रिंग के सेंटर पे कुछ होता ही नहीं है, खाली पॉइंट, खाली स्पेस होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, द होल मास कैन बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड ऑन इट। अब जिस भी प्रोसीजर से बॉडी को पास होना पड़ता है या कोई भी रूल्स अप्लाई होता है कहीं भी, ठीक है, ये वो पॉइंट है जिस पे पूरे मास को एक सिंगल पॉइंट पे माना जा सकता है। पूरी बॉडी के साथ जो बिहेव करते हैं और जो हमको रिजल्ट मिलते हैं उसके, अगर उस पॉइंट के साथ वो बिहेव किया जाए तो सेम रिजल्ट हमको मिलेंगे। ठीक है ना। अब क्यों सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ी, वाई, क्यों हमने इस टर्म को जनरेट किया। ठीक है ना, देखिए all rules are valid for point mass only। देखिए फिजिक्स के बहुत सारे रूल ऐसे हैं जो केवल पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। जैसे न्यूटन्स लॉ, F इज टू एम ए। F इज टू एम ए तभी वैलिड है जब एम मास कोई पॉइंट मास हो, पॉइंट मास होना चाहिए। तो हमें बहुत जगह पे बहुत बड़ी बॉडी मिलती है, ठीक है, और हमें कुछ रूल इस पे ऐसे अप्लाई करने पड़ते हैं जो केवल पॉइंट मास पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हमें ये बॉडी क्या करती है, एक तो मास है, ये एक बिग स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब हमें तो मास तो उतना ही चाहिए जितना इसका है, लेकिन हमें ये पॉइंट मास चाहिए। तो बड़ी बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट करना है हमें इमेजिन करके। तो बस उस बड़ी बॉडी को रिप्लेस करके किस पॉइंट को चूज किया जाए कि जिसपे पूरा बॉडी के बराबर मास रखा जाए और बिहेवियर बिल्कुल सब सेम हो, कुछ चेंज ना आए,
सब चीजें बिल्कुल सेम, उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसलिए बहुत सारे रूल्स में हमें अप्लाई करने के लिए पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मानना ही पड़ता है, और जब उसे पॉइंट मास मानेंगे तो उसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। वहां से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया है, वहां से हमको इसकी जरूरत पड़ी कि हमें किस बॉडी को किस पॉइंट पे एज्यूम करना है, बस वो पॉइंट ढूंढना ही, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मान लो ये चीज जो मैं जो बोल रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, इस टेबल पे एक कुछ स्क्वायर फॉर्म में कुछ स्ट्रक्चर पड़ी हुई है ऐसे। ये हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर के चारों कोनों से पकड़ के, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को इसके चारों कोनों से पकड़ के हमने ऐसे करके यूं पकड़ के उठा लिया इसको। जब हमने इसको ऐसे पकड़ के उठाया यूं, तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज यूं उठ गई। ठीक, अब इसका मतलब हमने इस होल बॉडी को, पूरी फुल बॉडी को पकड़ के उठाया। लेकिन अगर हम इन सब को हटा के केवल इस पॉइंट से पकड़ के इसको उठाएं, ठीक है, केवल सेंटर वाले पॉइंट से पकड़ के, बिल्कुल सेंटर से, तब भी ये बॉडी एज इट इज ऐसे ही उठ जाएगी। तो इस पॉइंट से पकड़ के उठा लो, इस वाले से, या फिर इन चार पॉइंट से पकड़ के उठा लो, बॉडी का बिहेवियर सेम रहता है। दैट मीन दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट। अब आप इस पॉइंट से, इन सब केवल इस पॉइंट से पकड़ के उठाओगे तो बॉडी इधर गिर जाएगी। अगर आप इस पॉइंट से पकड़ के उठाओगे तो बॉडी इधर गिर जाएगी। इस पॉइंट से पकड़ के उठाओगे तो उधर गिर जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। क्या बात समझ में आती है? इसलिए इन चारों पॉइंट से पकड़ के उठाना, यानी कि बॉडी को, होल बॉडी को एक साथ उठाना, या फिर इस पॉइंट से पकड़ के उठाना, इज सेम। दैट मीन्स दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्या बात समझ में आई? अब ऐसे ही मान लो इस पे हम कोई फोर्स लगा के खींच रहे हैं इसको, चाहे पूरी बॉडी को धकेल रहे हैं हर जगह से, उसके बजाय आप केवल इस पॉइंट पे फोर्स लगा के खींचोगे F, तो बिल्कुल ऐसे ही खींचेगी जैसे पूरी बॉडी को खींच रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट पे हम पूरे इस प्लेट के मास को मान सकते हैं। इस पूरी प्लेट को हटा दो और m मास के बराबर मास इस पॉइंट पे रख दो, तो आपको बिल्कुल सेम बिहेवियर मिलेगा। हर रूल इस पे अप्लाई हो सकता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, ये कोई ऐसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आर्बिट्रेरी शेप की ये स्ट्रक्चर है कोई, और ये किसी टेबल पे रखी हुई है इस तरीके से, ऐसे यूं किस टेबल पे रखी हुई है। आप ये देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं, ये जो स्ट्रक्चर मैंने फाइंड आउट की है, इस स्ट्रक्चर को मैं ये स्ट्रक्चर अगर मैं दोनों एंड से पकड़ के, जहां पे इसके दोनों पैर हैं, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहां दोनों पैरों से पकड़ के उठाऊं इसके यहां पे, क्या इस स्ट्रक्चर में हम कोई पॉइंट ऐसा ढूंढ सकते हैं जिससे पकड़े और ये उठ जाए? क्या इस पॉइंट से पकड़ के हम इसको उठा सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। इससे पकड़ के उठाओगे तो दोनों टांगे नीचे रह जाएंगी, ठीक है ना। क्या इसको यहां से पकड़ के उठा सकते हैं हम? इन दोनों पॉइंट से पकड़ के उठा सकते हैं, तो इसकी दो इधर से इधर वाला पार्ट नीचे रह जाएगा। यहां से पकड़ के उठाएंगे तो उधर वाला पार्ट नीचे रह जाएगा, वहां से पकड़ के उठाएंगे तो इधर वाला पार्ट नीचे रह जाएगा। लेकिन अगर हम ये एज्यूम कर ले कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट हम मिला देते हैं किसी मासलेस वायर से, दिस इज सम काइंड ऑफ मासलेस वायर, मासलेस वायर से इसको मिला देते हैं और इस वायर के सेंटर ऑफ मास से पकड़ के इसको उठाते हैं ऊपर, ऐसे करके यहां से पकड़ के उठाते हैं।
और धीरे धीरे एडजस्ट करके ऐसी पोजीशन हम ढूंढ सकते हैं जहां से इसको पकड़ के उठाया जा सकता है। दैट मीन्स ये क्या पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया, दिस बिकम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। लेकिन क्या इस पॉइंट पे ये पूरी बॉडी मौजूद है? पूरी बॉडी तो यहां पे है, ये तो पॉइंट खाली है, ये मासलेस वायर है कोई। तो आप देखो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस जगह एग्जिस्ट करता है जहां पे बॉडी है ही नहीं। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। क्लियर? अब आप खुद भी चेक कर सकते हो यहां पे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां निकल के आया है जहां पे बॉडी ही नहीं है। क्लियर? तो ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकल आएगा ये वाला पॉइंट। इसलिए जरूरी नहीं है कि जिस पॉइंट पे कहीं पे अगर सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है बॉडी वहीं पे हो। रिंग है, ठीक है ना, अगर ये चीज रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है ना। अगर ये रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। जबकि ये रिंग है, रिंग की बॉडी तो यहां पे है, यहां तो कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास? किसी बॉडी का क्या फाइंड आउट, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है और क्या इसके एप्लीकेशन है, वो सारे मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से नोट करिए, फिर हम अब कैलकुलेटिव पार्ट पे पहुंचते हैं इसके। ओके, चलिए अब इसका फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट मास सिस्टम। देखिए हम अभी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ेंगे, किसके लिए, पॉइंट मास सिस्टम के लिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, M1 M2 और ये M3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मुझे जरूरत पड़ती है एक कार्टेशियन प्लेन की, ऐसे बिना कार्टेशियन प्लेन। देखिए मान लीजिए मुझे किसी चीज का सेंटर बताना है, तो सेंटर बताने के लिए मुझे बॉडी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस बॉडी में इस जगह पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो मुझे पूरा एड्रेस पहले अच्छे से कंफर्म करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कार्टेशियन प्लेन लेना पड़ेगा ताकि मैं सबको एड्रेस अलॉट कर पाऊं। तो अगर ये बहुत सारे मासेस हैं, मान लो ये M1 है, ठीक है, दिस इज X1 और दिस इज Y1। तो M1 कहां रखा हुआ है, X1 Y1 पे। ये M2 है, दिस इज Y2 एंड दिस इज X2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, X2 Y2। दिस इज M3, ये चीज Y3 है और ये चीज क्या है, X3 है। इस तरीके से बहुत सारे मासेस हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मासेस हैं, ठीक है ना। ये अब इनका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके फॉर्मूले हैं दो। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो वो क्या होगा, जितने भी मासेस हैं M1 X1 प्लस M2 X2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, जितने भी है, 3 है 4 है 10 12 जितने भी है। इस तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये फॉर्मूला है, दीज आर फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। किसी भी सिस्टम का 2 पार्टिकल भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लोकेशन कहीं की कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ही अब हमें काम करना है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे इसके बेसिस पे, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी
ओके, अब इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है, ठीक है ना, इस तरीके से एक टेबल है हमारे पास, यूं, ठीक है। मान लीजिए इस पे हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ है ए, ठीक, और वो इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है कि उसका एक एंड तो ओरिजिन पे है, दूसरा यहां पे है इस जगह, और तीसरा यहां पे है। दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, इसकी साइड लेंथ ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, इस पे फैला हुआ है ये, ठीक, साइड लेंथ कितनी कितनी है, ए। अब इसके तीनों अपेक्स पे मासेस रखे हुए हैं m1 m2 एंड m3। यहां पे रखा है m2, यहां पे रखा है m1 और यहां पे रखा है m3, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है क्या है। अब आप खुद ही देखो, अगर मैं यहां पे देखूंगा तो जो जो पॉइंट 1 है, जो m1 है, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, यानी कि x और y 0 0 हो गए। m2 जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अगर इसके कोऑर्डिनेट निकाले जाएं तो दिस इज a एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये मिडिल लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 का होगा। तो ये वाली जो लेंथ है, दिस इज y3, तो y3 क्या होगा इसका, m3 का y3 होगा ये वाली लेंथ होगी a sin 60, और a sin 60 की वैल्यू होती है a√3/2 कोमा, ये y है ना, दिस इज y, तो y होगा a√3/2, दिस इज y, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज निकलेगी y निकलेगा यहां पे a√3/2 एंड दिस इज x। अब ये वाला 60 है तो ये वाला कितना होगा, 30 है तो ये a है, a के सामने वाली साइन होगी a sin 30 होता है 1/2, तो ये चीज हो जाएगी a/2। तो m3 के कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। अब आप ये देखो, यहां पे 2 0 है, यहां पे 1 0 है, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर मैं यहां पे x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो सीधे सीधे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हुआ। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये y हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, अगर यहां पे मैं x निकालूंगा इसका, तो m1 x1 यानी कि m1 इंटू 0 प्लस m2 x2 m2 a प्लस m3 इंटू a/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अब अगर तीनों मासेस बिल्कुल सेम है तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू y2 जो कि अगेन 0 है, प्लस m3 इंटू कितना, a√3/2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो जाएगा। अगर m1 m2 अलग अलग है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर m1 इज इक्वल टू m2 प्लस इज इक्वल टू m3 है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू m है, तो ऊपर नीचे से सब जगह से m कट जाएगा। ये वाला क्या बचेगा, a/2 और a, 3a/2 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 3। तो यहां पे कितना हो जाएगा, a/2। तो x की वैल्यू a/2 आ जाएगी और यहां पे क्या होगा, यहां पे ये 0 ये 0, ये होगा a√3/2 और डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है, ऊपर तो m इंटू ए रूट 3/2 हो गया और नीचे क्या हो गया 3m, m से m कैंसिल हो गया तो ये हो गया a रूट 3/2 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया a/2 रूट 3, a/2 रूट 3 और यही होगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि टोटल क्या है, टोटल लेंथ तो a/√3 a इंटू √3/2 है डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हुआ a/2 और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ a/2√3। और यही यहां पे आंसर्स भी होंगे। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये जीरो होने से और ये जीरो होने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, आंसर निकला है, वरना कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाती। ठीक है ना? तो अगर बॉडी है, ठीक है, तो हमें बॉडी को ट्राई करना है, ट्राई टू प्लेस द बॉडी ऑन कार्टेशियन प्लेन so that we get maximum number of zeros, ताकि हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ जाए जीरो के। तो हम इस तरीके से इनको ट्राई करते हैं प्लेस करने का। आप खुद ही देखिए, अगर हमें कोई बॉडी दी गई है कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें पहले बॉडी को कार्टेशियन प्लेन पे रखना पड़ेगा। अब कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम इस तरीके से रखेंगे कि बहुत ही टफ नंबर आ रहे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो हम बॉडी को इस तरीके से प्लेस करते हैं ताकि मैक्सिमम जीरोज आए, कैलकुलेशन आसान हो जाए और हमें मैक्सिमम सिमेट्री भी मिले। मैक्सिमम सिमेट्री से भी आसान हो जाता है, मैक्सिमम सिमेट्री ये होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आने चाहिए हमारे पास। क्लियर? इस चीज को थोड़ा अच्छे से नोट करो। अब थोड़ा अच्छे लेवल के एग्जांपल्स हम सेंटर ऑफ मास पे लेंगे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है कि बॉडी की शेप कैसी है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जिधर बॉडी हैवी होगी उधर की साइड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास आपको कहां मिलेगा? जिस साइड मास ज्यादा होगा, तो मास के साथ साथ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है। देखिए किस तरीके से, कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू मैसिव पॉइंट। ठीक, देखिए मान लो फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये सारे काम करेंगे। आपके पास दो मासेस हैं, एक तो m1 है और दूसरा m2 है। ठीक है ना? कंडीशन क्या है? m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है ना? m1 की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए m1 की वैल्यू है 3 kg, इट्स 3 kg एंड दिस इज 2 kg। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये अगर हम दोनों के बीच का सेपरेशन निकालें, ये वाली चीज, ये, तो दिस इज 50 सेंटीमीटर, यही मान लेते हैं कि दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी है मुझे। ठीक है ना? तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? आप बहुत इजीली इसको निकाल सकते हो। ठीक है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? इन दोनों मासेस को इस तरीके से प्लेस करना है, या कार्टेशियन प्लेन को इस तरीके से एडजस्ट करना है मुझे यहां पे, ताकि मैक्सिमम जीरो आए। तो हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्लेन को इस तरीके से ले लेते हैं। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो जो m1 है, m1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0, और m2 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 50, 0। क्योंकि दोनों की दोनों बॉडी एक्स एक्सिस पे ही रखे हैं, y तो हमें यहां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम सीधे सीधे x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है? तो x कोऑर्डिनेट किसका? सेंटर ऑफ मास का। क्या आएगा? m1 x1, तो m1 इंटू 0 प्लस m2 x2, m2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
तो m1 प्लस m2 नीचे 5 बनेगा। m2 कितना है 2 kg, 2 इंटू 50 यानी कि 100 इज इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो जीरो है यहां से इस जगह से यहां से इस जगह से 20 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ मास आ गया, ये आया है सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना होगा, दिस विल बी 30। अब आप ये देखो इस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास से किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3 में, जबकि इधर की लेंथ 3 है और मास इधर का 3 है। इधर का मास 3 kg है, लेंथ इधर की 3 है, इधर का मास 2 kg है, लेंथ उधर की 2 है। ठीक है ना, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स टू masses in the opposite ratio of their mass। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास इस लेंथ को इन मास के अपोजिट रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो सेंटर मास डिवाइड द लेंथ इन अपोजिट रेशियो ऑफ देयर मास। तो सेंटर ऑफ मास डिवाइड इन अपोजिट रेशियो ऑफ मास, ये पॉइंट हमको याद रखना है, बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। इसको एक बार नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सिचुएशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम जनरलाइज किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो देखिए बहुत ही ध्यान से, ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर दो मासेस है हमारे पास m1 और ये हमारे पास क्या है m2, तो इन दोनों के बीच की जो लाइन है ये, ठीक है ना, इसको सेंटर ऑफ मास डिवाइड करता है इस तरीके से, यूं कि ये वाला रेशियो तो m1 बने और ये रेशियो बने m2। तो अगर ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक की ये वाली लेंथ अगर l है, ये वाली लेंथ अगर l है, तो क्या होगा, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ विल बी m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू l होगी, और ये वाली लेंथ m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू l होगी। ठीक, आप खुद ही देख लो, जो हैवी मास है उसकी तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो गया, वहां पे भी देख लीजिए आप, हैवी मास की तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो गया, तो 3 kg का मास था उससे क्लोज चला गया। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू मैसिव पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू मैसिव पॉइंट। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है। ठीक, अब एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, कैसे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है, आप बताइए। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, उसके सेंटर पे। अगर मैं रिंग को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कहीं भी रख दूंगा, सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है, टेबल क्या, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, समझ लीजिए एक तरीके का, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस पे मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अगर मैंने एक रिंग ली और उसको यहां रखा, उसका सेंटर ऑफ मास तो यहां रहेगा, इसके कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। अगर मैं इस रिंग को यहां पे रख दूंगा तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये वाले हो जाएंगे, अगेन ये वाले, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। तो कार्टेशियन प्लेन सेम रह सकता है और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बदल सकते हैं, लेकिन रिंग के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास वही का वही रहना है। ठीक है ना, इसलिए ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक, दूसरी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन इसको ना लेके आप किसी और को ले लो। मान लो ये चीज को कार्टेशियन प्लेन ले रहे हो आप, अब
ये वाला नया कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तो यही का यही रहना है, बॉडी के रेस्पेक्ट में तो वही का वही रहेगा, कार्टेशियन प्लेन भले ही बदल जाए। इसलिए कार्टेशियन प्लेन बदलने से बॉडी का सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू बॉडी चेंज नहीं होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, चाहे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसा भी ले लो, छोटे स्केल ले लो, बड़े स्केल ले लो, उससे कोई मतलब नहीं बनता, सेंटर ऑफ मास जहां है वही का वही रहेगा। अब मेन पॉइंट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम को इजी करके भी ट्राई टू फाइंड सिमेट्री। सिमेट्री फाइंड आउट करने की हमको कोशिश करनी है। सिमेट्री फाइंड आउट करने से क्या होगा, प्रॉब्लम हमारी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक हेक्सागन है, ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास एक हेक्सागन है, ये इसकी चारों साइडें, वो 6 की 6 साइडें बराबर है, ठीक है ना। इस पे m मास रखा है, इस पे 2m मास रखा है, इस पे फिर m मास रखा है, इस पे 2m मास रखा है, इस पे m मास रखा है, इस पे 2m मास रखा है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो सबसे पहले तो मुझे एक काम करना है ताकि मैक्सिमम 0 आए। एक चीज से मैं श्योर हूं कि ये जो सिमेट्री है वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैं इसी लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता हूं, ठीक है, मैं इसी लाइन को एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, वाई एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। कम से कम इन दो में 0 आएगा और इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 आ जाएंगे, काफी सारे 0 आ जाएंगे। अब मुझे इतना पता है कि इन दोनों का, ये जो दोनों है, इन दोनों का सेंटर मास तो यहां होगा। तो इन दोनों को तो हटाओ और यहां पे 4m मान लो, और जैसे ये दो हैं, इन दोनों को हटाओ और यहां पे 2m मान लो, और एक यहां पे 2m है, यहां पे 2m है, यहां पे 4m है और यहां पे m है। अब आपके पास केवल एक लाइन बच गई, ये वाली, ठीक है ना। इस लाइन पे समझ लीजिए यहां पे कितना है m और यहां पे कितना है 4m, यहां पे कितना है 2m और यहां पे कितना है m। अब इन चारों का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, दैट्स इट। और ये आपका कार्टेशियन सिस्टम हो गया। इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे। अगर ये a है तो ये 30 डिग्री होगा और ये a/2 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 ये है और a ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3a/2, 0। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3a/2 और प्लस a/2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 0। आप देखो, आपको हर एक चारों के चारों पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन सब के अलग अलग कोऑर्डिनेट पता है, तो आप फाइनली एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इजी है इससे एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना। क्या बात समझ में आती है? इसलिए आपको सिमेट्री भी यूज करनी है, सिमेट्री यूज करनी है और मैक्सिमम 0 लेके आने, तो क्वेश्चन अपने आप आपका बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? नोट करिए अच्छे से।